Hey guys, hey, this is your friend CA Nandini Gupta. I'm a newly qualified chartered accountant in November 24 CA final exams with scoring 407 marks out of 600. क्या आप लोग भी परेशान हैं कि क्या हम अपने एफआर सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करें, कितने हमें उसके रिवीजन करने चाहिए, कैसे हमें क्या उसके सारे क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करने चाहिए, कितने हमें उसके मॉक टेस्ट देने चाहिए और क्या ऐसे कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं क्या जो हमें अपने एग्जाम टाइम में ध्यान रखने चाहिए। सो गाइज, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरी कुछ मिस्टेक्स जो मैंने अपने एग्जाम में करी हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इन क्वेश्चन फॉर्मेट, प्लस मेरी क्या स्टडी रिवीजन स्ट्रैटेजी थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मिस्टेक्स की। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, क्या हमें एफआर में थ्योरी लिखनी चाहिए। देखो, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो 6 या 8 मार्क्स से ज़्यादा का आया है तो ऐसे एक्सपेक्ट्स यू कि आप थोड़ी सी थ्योरी को लिखोगे। भले आप 4-5 लाइन ही लिखें, बट आपको लिखनी होगी। अपनी लैंग्वेज में लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको 4-5 लाइन लिखनी चाहिए विथ हाईलाइटिंग द कीवर्ड्स। कोई मेन आप कीवर्ड्स उसमें लिख दें। देखो, अगर कोई क्वेश्चन आया है जिसमें स्पेसिफिकली आपसे थ्योरी मांगी गई है, मतलब सब क्वेश्चन आ गया जिसमें स्पेसिफिकली थ्योरी का पार्ट लिखा हुआ है, तो आपको उसमें लिखना ही है। ये नहीं कि भाई ये तो कम मार्क्स का था तो मैंने नहीं लिखी। भाई वो स्पेसिफिक क्वेश्चन था इसलिए आपको उसमें तो लिखनी होगी। लेकिन अगर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है पूरा जिसमें 6 या 8 मार्क्स से ज़्यादा का उसकी स्कोरिंग है तो उसमें थोड़ी सी थ्योरी आपको लिखनी चाहिए। सेकेंड, क्या हमें आईसीआई का ही पैटर्न फॉलो करना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग में? देखो, सैडली हाँ, आईसीआई हमारी मदर बॉडी है, हमारे भगवान है, तो हमें अपने भगवान की बात तो माननी ही पड़ेगी। मेरे साथ एग्जाम में मेरा एक क्वेश्चन था जो इंडेस 34 से आया था इंटरम रिपोर्टिंग से। उस क्वेश्चन को मैंने अपने पैटर्न से सॉल्व करा और जब मैंने अपनी कॉपी को चेक किया तो मुझे एक भी मार्क्स उसमें नहीं मिला है। और जब मैंने सजेस्टेड से उसे मिलाया तो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, बट मुझे उसमें मार्क्स नहीं मिले बिकॉज वो आईसीआई के पैटर्न पे नहीं था। तो सैडली आपको हाँ, आईसीआई के पैटर्न को ही फॉलो करना है। तो जब भी आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आंसर तो आप मैच कर लो कि आंसर आपका मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, बट आपको ये भी मैच करना होगा कि आपका पैटर्न मैच कर रहा है नहीं कर रहा है आईसीआई के साथ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। सेकंड, क्या हमें नरेशन लिखना चाहिए जनरल एंट्रीज में? देखो, भली से आप 2-3 वर्ड्स मिलाकर ही नरेशन बनाओ, बट इतना बनाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने बस जनरल एंट्री पास करी और छोड़ दिया। भली से आप बीइंग प्रोविजन मेड, बीइंग इंटरेस्ट डेबिटेड, कुछ भी इस तरह से लिखो, बट 2-3 वर्ड्स मिला के लिखो, बट हाँ, थोड़ा सा नरेशन होना चाहिए। नाउ द लास्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें अपना क्वेश्चन किस अमाउंट में सॉल्व करना चाहिए? फुल फिगर में, लैक्स में, करोड्स में, थाउजेंड्स में, किस में करना चाहिए? देखो, जनरली आईसीआई मेंशन कर देता है कि वो किस पैटर्न में चाहता है, लैक्स में चाहता है, करोड्स में चाहता है, फुल फिगर में चाहता है। अगर जो उसने मेंशन कर दिया उसी अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। अगर उसने मेंशन कर दिया और आपने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। भले आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है तब भी आईसीआई आपको मार्क्स नहीं देगा। तो अगर उसने मेंशन किया है कि उसे किस पैटर्न में चाहिए तो उसी पैटर्न में आपको सॉल्व करके देना होगा। अगर उसने मेंशन नहीं किया है तो उस केस में आप ये देखो कि उसने क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दिया है। मतलब उसने अगर फिगर्स लिखे हैं तो वो किस में लिखे हैं, लैक्स में लिखे हैं, करोड्स में लिखे हैं, फुल फिगर में लिखे हैं। तो जिस पैटर्न में उसने क्वेश्चन में लिखा है उसी पैटर्न में आप भी सॉल्व कर दो ताकि वो उससे मैच हो जाएगा। तो एक होगा कि हाँ भाई ठीक है, जैसे क्वेश्चन था वैसे ही मैंने सॉल्व कर दिया। बट कुछ भी मेंशन नहीं है, सारा मतलब सिंपल उसमें दे रखा है क्वेश्चन को, तब आप अपनी मर्जी से सॉल्व कर सकते हो। भले आप फुल फिगर में करो, लैक्स में करो, करोड्स में करो, देन वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। बट अगर आईसीआई ने पहली बात अगर मेंशन किया है तो उसी के अकॉर्डिंग करो, उससे हटे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेकंड, उसके खुद के क्वेश्चन का पैटर्न देख लो कि उसने कैसे क्वेश्चन में फिगर्स लिखे हैं, उससे मैच कर लो। कुछ भी नहीं मिल रहा है तो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो ये तो हो गए कुछ पार्ट जो मेरी मतलब आप कह सकते हो मेरी मिस्टेक्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन फॉर्मेट में शेयर करी हैं। अब बात करते हैं मेरे स्टडी रिवीजन की। देखो, एफआर की अगर मैं बात करूँ तो एफआर बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारे इसमें इंडेस हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट यू नीड 3 रिविजन्स टू ग्रास्प ऑल द पोर्शन गिवन इन द सब्जेक्ट। सो 3 रिविजन्स इनफ है एफआर के लिए। पहला रिवीजन आपका 15 से 20 दिन लेगा, सेकेंड आपका 10 से 12 दिन लेगा, एंड थर्ड रिवीजन आपका 5 से 6 दिन लेगा। एंड फिर आपका लास्ट डे रिवीजन जैसे भी आपको सही लगे। कई बच्चे 4 दिन लेते हैं, 2 दिन लेते हैं, 3 दिन लेते हैं, वो सबका अलग अलग रहता है कि उन्हें कितना टाइम एफआर को देना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कितना रिवीजन में टाइम लगाना है। बट हाँ, जो आपके प्राइमरी रिवीजन चल रहे हैं उसमें आपको एटलीस्ट 3 रिवीजन तो पूरे सब्जेक्ट को समझने के लिए करने ही चाहिए।
बात आती है कि क्या हमें सारे क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको हाँ लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन जो छोटे क्वेश्चन है जिनमें एक या दो ही आंसर्स निकालने हैं आपको, उनको आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि हम जब मल्टीपल रिवीजन कर रहे हैं तब भी हम लिख लिख के सॉल्व करें। देखो उस टाइम पे आप ऐसे कर सकते हो कि आप ABC टेक्निक को फॉलो कर सकते हो। जो मैंने क्वेश्चंस को A मार्क करा है उनको मैं लिख के सॉल्व करूंगी, B को मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लूंगी, C को तो बस मैंने देखा और मैंने निकाल दिया, बस आंखों से देखकर मैंने निकाल दिया। बात आती है अब जो मेरे A या B कैटेगरी में सॉल्व मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको भी मुझे जल्दी करना है, तो उनको मैं कैसे कर सकती हूँ। देखो अगर मैं एक बड़े क्वेश्चन की बात करूँ जो मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसमें मुझे सारे जो एडजस्टमेंट दे रखे हैं वो सारे डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। देखो कभी भी एक क्वेश्चन पूरा डिफिकल्ट नहीं आता है, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल क्वेश्चन से आते हैं जो पूरे डिफिकल्ट होते हैं, उनको हमेशा लिख के सॉल्व करना होगा। लेकिन कोई ऐसे क्वेश्चन है जिनके एक दो एडजस्टमेंट्स डिफिकल्ट है, बाकी वो क्वेश्चन ईजी है, तो वो जो पर्टिकुलर आपके एक दो एडजस्टमेंट्स है उनको आप जैसे मार्क करके, मैं क्या करती थी उनको मार्क किया और उनके मैं आगे हिंदी में लिख लेती थी कि इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट का मतलब क्या है और इसका क्या एडजस्टमेंट होगा मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ताकि मुझे जब मैं नेक्स्ट टाइम रिवीजन कर रही हूँ मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। मैं उस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट का इंग्लिश वर्जन पढ़ूंगी, हिंदी वर्जन पढ़ूंगी एंड देन उसका एडजस्टमेंट जो मुझे करना है वो मैं पढ़ लूंगी। इस तरह से मैं अपने क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने तो अपने ऐसे ही करा था कि जो मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन है या जो जिनमें छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स है जो मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको मैं इस तरह से हिंदी में लिख करके या जो भी आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसमें लिख करके उन्हें जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। अब बात आती है कि हमें कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए। देखो मॉक टेस्ट मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट 2 देने चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, एक क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम देना है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए बच्चे को एटलीस्ट 2 मॉक्स देने चाहिए ताकि उसको पूरा समझ में आ जाए कि भाई मुझे अपना टाइम कैसे मैनेज करना है एट दी मेन एग्जाम पेपर। एंड जो दूसरा मैंने अभी आप लोगों को शायद शेयर भी किया था कि आप लोग को कौन से फिगर्स में अपने अमाउंट्स को लिखना है, लैक्स में, करोड़ में, फुल नंबर्स में, वो भी तभी समझ में आएगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे। बिकॉज जनरली आप जब मॉक टेस्ट देते हो तो ये गलती होती है, तो जब मॉक टेस्ट में गलती होती है तभी याद रहता है कि हमें मेन एग्जाम में ये गलती नहीं करनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग 2 मॉक्स आपको देनी ही चाहिए ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए कि हमें कैसे अपने मेन एग्जाम्स में क्वेश्चंस को करना है। तो ये सब तो बात हो गई स्टडी रिवीजन की। बात आती है अपने लास्ट टाइम रिवीजन की, तो वो हर बच्चे का डिफरेंट रहता है। वो कोई 4 दिन भी ले सकता है, 3 दिन भी ले सकता है, 2 दिन भी, तो वो सबका अलग अलग होता है। मैंने पर्सनली 4 दिन लिए थे बिकॉज मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी थी, तो मैंने थोड़ा सा इन डेप्थ अपना रिवीजन किया था। तो यहाँ पे मैंने सारी बातें कर ली आप लोगों के साथ, कॉमन मिस्टेक्स बात कर ली, स्टडी रिवीजन की बात कर ली एंड लास्ट टाइम रिवीजन की भी बात कर ली। लास्ट में आप लोगों के साथ बस एक शायरी शेयर करना चाहती हूँ मैं। बैलेंस शीट के नंबर्स ना घबराने दें, एडजस्टमेंट्स भी कब तक रुलाने दें, मेहनत से हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक दिन सीए प्रीफिक्स भी चमकेगा। सो हेयर विद दिस शायरी आई वुड लाइक टू टेक द लीव। जाने से पहले आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। एंड अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फॉर एज ऑफ नाउ, here this is your friend CA Nandini Gupta signing off.